इश्यूज देख रहे थे, हाउ टू डिफाइन हेल्थ, हाउ टू डिफाइन पब्लिक हेल्थ, व्हाट आर डिफरेंट रोल्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, ये हमने देखा था, व्हाट आर डिफरेंट अचीवमेंट्स बाय पब्लिक हेल्थ सो फॉर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने चेक किए थे। उसके बाद जो अभी हमने आज स्टार्ट करना है, दिस इज द एसेंशियल सर्विसेज दैट अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड। इसे हम देखते हैं अभी। इसमें ये कि साथ साथ थोड़ा आप लोग भी बताएं। अच्छा, नजर आ रही है ना स्लाइड आपको? यस मैम। इसमें आपको 3 सेक्शन नजर आ रहे हैं। नंबर 1, I will start from assessment. Next thing is the policy development, and third is the assurance. Overall, it has 3 sections. ठीक है, सेक्शन जो उसमें आगे फर्दर आपको सब सेक्शंस नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें कोई भी पब्लिक हेल्थ सर्विस डिजाइन करना है या जब हमने कोई भी पब्लिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करनी है टू एनी कम्युनिटी, तो उसको हम सिस्टमेटिकली लेके चलते हैं। एंड वी हैव टू स्टार्ट विद असेसमेंट, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सिचुएशन एनालिसिस भी कहते हैं समटाइम्स। सिचुएशन एनालिसिस के बाद जब आपके पास एक मैग्नीट्यूड, एक ग्रेविटी आ जाती है इशू की कि क्या प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी में, क्या प्रॉब्लम है, क्या हेल्थ इशू है इस लोकेलिटी में, फिर उसके बाद हम पॉलिसी डेवलप करते हैं। वो पॉलिसी बेसिकली होती है हाउ टू रिजॉल्व और हाउ टू डिफ्यूज दैट इशू। क्या सोल्यूशन होगा कि जो प्रॉब्लम आपने डायग्नोज की है फर्स्ट फेज में, विच इज ऑफ असेसमेंट। पॉलिसी डेवलपमेंट के बाद लास्ट पार्ट आपके पास आता है एश्योरेंस। एश्योरेंस का मतलब है कि मोस्टली इस तरह से होता है कि हम पॉलिसी डेवलप करते हैं, हम इंटरवेंशंस प्लान करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट। उसके बाद वो एंड हो गया और दोबारा से आपकी जो कम्युनिटी है वो जीरो पे आ जाती है। उसमें जो भी आप चेंज लेके आना चाह रहे थे वो फिर दोबारा से आप उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम एश्योरेंस पे काम नहीं करते। एश्योरेंस का बेसिकली मतलब है यहाँ पे कि आप जो भी काम करें वो सेल्फ सस्टेनेबल भी हो। लेटर ऑन आपकी कम्युनिटी जो है वो इतनी एम्पावर हो कि वो उसे खुद फर्दर आगे लेके चले। अब इसको हम और डीपली लेके चलते हैं। अब फर्स्ट सेक्शन मैंने यहाँ पे कहा है असेसमेंट, ठीक है, जिसे मैंने कहा कि हम एक और टर्म से भी जानते हैं, विच इज नोन एज सिचुएशन एनालिसिस। अब अगर हम इसको समझ लें कि इट इज अ सॉर्ट ऑफ रिसर्च, हम इसे एक सर्वे कह लेते हैं, जिसमें आप पढ़ते हैं ना उसमें एपिडेमियोलॉजी में एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन है। ये आइडिया है ना आपको क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन का? यस मैम। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन क्या है जी? एक ऐसा सर्वे है कि जिसमें आप एट वन टाइम एट वन स्पॉट जो भी इंडिविजुअल्स मिलते हैं उनसे आप रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसी डिजाइन को हम यूज करते हैं असेसमेंट के लिए, और असेसमेंट हम कर रहे होते हैं बेसिकली किसी भी हेल्थ इशू की। अब इसमें आपके पास 2 पॉइंट है। नंबर 1 आपके पास है यहाँ पे मॉनिटर हेल्थ, एंड सेकंड इज डायग्नोज एंड इन्वेस्टिगेट। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर हम ये काम दे, एक सेक्शन हम यहाँ पे करते हैं जी आपके साथ, आप में से किसी एक स्टूडेंट को हमने ये अलॉट किया जी कि आपने असेसमेंट करनी है कम्युनिटी में। कम्युनिटी में कोई भी हेल्थ इशू है, आप किस तरह से स्टार्ट करेंगे? सिंपली आप ये समझ लें कि जैसे क्रॉस सेक्शनल स्टडी डिजाइन आपने अप्लाई करना है। मैम क्या हम क्वेश्चनियर्स लेके स्प्रेड करेंगे? ठीक है, पहले तो ये होगा कि आप जो एनफ इंफॉर्मेशन है उससे आप एक क्वेश्चनर डिजाइन करेंगे कि आप असेस करना क्या चाहते हैं। वो जब आपके पास आ क्वेश्चन रिसर्च क्वेश्चन है, उसके बेस में क्वेश्चनियर मैम डेवलप करके फिर हम अपने जो टारगेटेड पॉपुलेशन जिसको हम टारगेट करना चाह रहे हैं उस पे फिर हम जाके जो आपकी रेफरेंस पॉपुलेशन। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट कितनी पॉपुलेशन से लेंगे हम इसमें? मैम मेरे ख्याल से एक रेफरेंस पॉपुलेशन हम लेंगे और उस पे जो आपके लॉजिक्स होंगे वो सारी पॉपुलेशन पे जनरलाइज हो सकेंगे। ठीक, इसमें सबसे पहले ये हो गया जिस तरह से अभी आपने कहा कि हम एक जो टारगेट पॉपुलेशन है उसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद आपने जो भी क्वेश्चनर, जो भी टूल आपने डिजाइन किया है वो आप वहाँ पे लेके जाएंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन जब आपने लेनी है आप उसमें से एक सैंपल सिलेक्ट करेंगे, यानी सारी पॉपुलेशन से लेने का हमें एडवांटेज नहीं है बिकॉज वी हैव स्टैटिस्टिक्स। हम एक सैंपल उसमें से ड्रॉ करेंगे, उनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे। वो जो इंफॉर्मेशन आएगी उसको आगे एनालाइज करके हम बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि हेल्थ इशू क्या है किसी भी रीजन का, किसी भी कम्युनिटी का।
ठीक है? तो अब यहाँ पे पहला जो आपके पास पॉइंट आता है, यानी जो असेसमेंट फेज़ हम कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें आपके पास आता है मॉनिटर हेल्थ, यानी बेसिकली इसमें हम हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एक्यूरेट एंड पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़ हेल्थ स्टेटस, ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि एज़ अ स्टूडेंट हम करेंगे। बेसिकली ये जो रन किया जाता है ये गवर्नमेंट के थ्रू होता है। आपके बहुत सारे नेशनल सर्वेज़ हैं जो ऑनगोइंग हैं, होते रहते हैं, जिसमें से एक एग्ज़ाम्पल आपको भी यहाँ पे इस बुलेट में नज़र आ रही है, पीडीएचएस, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे है ये पाकिस्तान का। इसका डॉक्यूमेंट आपने आई थिंक डीपीडी कोर्स में शायद इसका कुछ रीड किया हो। यस मैम, हमने पढ़ा। क्या इंफॉर्मेशन मिलती है इस डॉक्यूमेंट से? मैम हेल्थ सेक्टर के रिलेटेड मोर्टेलिटी रेट्स, सैनिटेशन, फैमिली प्लानिंग, इस तरह की सब डिटेल्स होती हैं। इसमें मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं, इसमें फीमेल और फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन, यानी जो बेसिक इंडिकेटर्स, बेसिक हेल्थ इंडिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, वो आपको इसमें मिलते हैं। तो अब अगर हम इसको देखें तो ये दो तरह से आपके पास हो गया। एक तो आप इसमें हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी की, अपनी पॉपुलेशन की, और साथ साथ आप डेटा कर रहे हैं स्टोर। यही जो डेटा है ये आप फिर फर्दर एनालिसिस में यूज़ करते हैं। यही जो डेटा है फिर हम फर्दर यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी, या हमारी गवर्नमेंट को कोई भी जब इंटरवेंशन प्लान करनी है, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, तो उसमें वो इसी इंफॉर्मेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है? तो असेसमेंट फेज़ जो है इसका अगर हम एडवांटेज देखें तो डबल इसका होता है। एक तो ये होता है कि जो आपकी कम्युनिटी है उसका हेल्थ स्टेटस आपको उसका आइडिया होता है, और दूसरी तरफ आपको ये एडवांटेज होता है कि यू विल हैव डेटा, यू विल हैव रिच डेटा। और वो जो मैम आप उस डेटा को डिफरेंट फर्दर एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होगा। बिल्कुल, इसी से आप इसी ये जो डेटा पीडीएचएस का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट की बात कर रही हूँ, इसके अलावा और भी बहुत हैं। इसी डॉक्यूमेंट से हम फिर फर्दर और भी बहुत सारे एनालिसिस कर सकते हैं। अगर आप लोग करना चाहें एज़ अ स्टूडेंट, आप लोग खुद इसका सिस्टमैटिक रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है? यानी पूरे डॉक्यूमेंट का ना सही आप इसमें से कोई एक सेक्शन ले लें। फॉर एग्जांपल अभी आपने जैसे यहाँ पे फैमिली प्लानिंग का सेक्शन बोला यहाँ पे। अब उस सेक्शन को आप रीड करें और उसका आप सिस्टमैटिक रिव्यू कर सकती हैं। अब उस सिस्टमैटिक रिव्यू से क्या होगा कि जब आपका वो पब्लिश होगा तो उससे जो पढ़ने वाला है उसको एक पॉइंट पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो शायद उसको सिर्फ उस डॉक्यूमेंट से ना मिले। ठीक? ये जो इस तरह के एनालिसिस है ये सेकेंडरी डाटा एनालिसिस हैं। कुछ तो आपके पास प्राइमरी डाटा एनालिसिस है ना, कि जो आप डायरेक्टली डाटा लेते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, जैसे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में किया गया होगा। बेशक वो सिर्फ डिस्क्रिप्टिव हो, इन्फ्रेंशियल ना यूज़ किया गया हो। नेक्स्ट, उस डॉक्यूमेंटेड डाटा को आप अगर फर्दर यूज़ करते हैं तो फिर आप सेकेंडरी डाटा एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो वंस यू हैव डाटा यू कैन रन अ लॉट ऑफ एनालिसिस, और उससे आपको डिटर्मिनेंट्स, आपको रिस्क फैक्टर्स, इनका आइडिया होता है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब इसी पॉइंट से जी जी प्लीज मैम, जो मॉनिटरिंग ऑफ हेल्थ कंपोनेंट है इसमें जब हम ये सारा सिचुएशन एनालिसिस, तो इट आल्सो सर्व एज अ बेसलाइन जिससे आप जो पॉलिसी या प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उसको एंड पे एवेल्युएट अगेंस्ट दैट कर। जी जी तो ये एक हमारे पास बेसलाइन कुछ इंडिकेटर्स की वैल्यूज आ जाती हैं जिसको हम बेस करते हुए हम अपने टारगेट्स जो प्रोग्राम है या प्रोजेक्ट है या उसको उस इशू को एड्रेस करने के लिए एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट हम जब उसको एवेल्युएट करते हैं तो हम अपनी बेसलाइन से कर लेते हैं। तो इट आल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ बेसलाइन इंडिकेटर्स। यहाँ पे अभी आपने ये जो टर्म यूज की है बेसलाइन डाटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जब आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी यू कैन से इंटरवेंशन आप उससे अप्लाई कर रहे होते हैं ओवर लॉन्गर ड्यूरेशन। तो उसमें आपको क्या होता है कि इंटरवेंशन से पहले और बाद में आपको एक कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, जिस तरह से आप अभी बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरह एपिडेमियोलॉजी में कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन ये पढ़ा है ना आपने, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी डिज़ाइंस आपने पढ़े हैं। ये कोहॉर्ट स्टडी तो भी पढ़ा है। बिल्कुल। अब कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन या लॉन्गिट्यूडनल डिज़ाइन या प्रोस्पेक्टिव की अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या है कि जी आप 1 मंथ, मे बी 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स, इतने ड्यूरेशन का आप अगर कोई भी इंटरवेंशन, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि जब वो एंड हुआ आप सक्सेसफुल हैं या नहीं?
तो वो आप कंपैरिजन करेंगे ना एक प्री इंटरवेंशन और एक पोस्ट इंटरवेंशन डेटा के थ्रू। वो जो प्री इंटरवेंशन डेटा है यानी बिफोर लॉन्च ऑफ इंटरवेंशन, उसे हम कहते हैं बेसलाइन डेटा, जो अभी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। जी ठीक, तो बेसिकली ये जो असेसमेंट फेज है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, इससे जो डेटा हमें मिलता है दिस कैन सर्व पर्पस फॉर बेसलाइन डेटा। सही। ठीक है, ओके। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास हो गया जी आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ रिस्क। डेफिनेटली आप जब इसका मॉनिटरिंग करेंगे, असेसमेंट करेंगे, तो उससे आपको हेल्थ रिस्क का आइडिया होगा। हेल्थ रिस्क का आइडिया क्या होगा कि आप जब ये देखेंगे कि मोर्टेलिटी रेट्स क्या आ रहे हैं, किस पॉपुलेशन में ज़्यादा आ रहे हैं। फीमेल्स के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो रिप्रोडक्टिव एज में किस फर्दर अगर हमने उसको स्ट्रेटिफाई किया डिफरेंट एज ग्रुप्स में, तो वो किस एज ग्रुप में ज़्यादा आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लान करते हैं। तो ये भी हमें इससे एडवांटेज हो जाता है। Okay, next thing is the vital statistics. This is also sometimes related to health monitoring या जिसे हम assessment phase कहते हैं। Vital statistics होता क्या है? What is this? मैम रिकॉर्डिंग ऑफ बर्थ्स, डेथ्स और मैरिजेस, ये सारे जो डाइवोर्स, यानी पूरे जो लाइफ इवेंट्स हैं आपके, बर्थ से लेके डेथ तक जितने जो लाइफ इवेंट्स हैं, उसमें से जो भी नेशनल लेवल पे जो कुछ भी रिकॉर्ड होता है या हॉस्पिटल्स में समटाइम्स रिकॉर्ड होता है, दीज आर वाइटल स्टैटिस्टिक्स। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है ये भी समटाइम्स असेसमेंट फेज को ही कवर करते हैं। इससे भी हमें डेटा, मैरिज, डिवोर्स और इस तरह की चीजें भी, एग्जैक्टली, मैरिज, डाइवोर्स, इसके अलावा इमिग्रेशन, हर तरह से हर इवेंट इसमें कवर इसमें हर इवेंट होना चाहिए, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कंट्री है उसमें जो डेटा कीपिंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो फिर उतना ही करते हैं, लेकिन बेसिकली इसमें हर इवेंट होता है। ओके, असेसमेंट फेज या हेल्थ मॉनिटरिंग, यस डेफिनेटली इट नीड्स यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें अगर आप हेल्थ वर्कफोर्स लेके आते हैं तो ये काम अब मैनुअल नहीं हो सकता, क्योंकि अब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। आप मैनुअल करते तो हैं, लेकिन वो इतना बेहतर नहीं होता जितना अगर आप इसको विद द हेल्प ऑफ एनी टेक्नोलॉजी करेंगे। अब इसमें बहुत सारी अगर आप नेट पे सर्च करें मोबाइल के थ्रू, इसके अलावा और बहुत सारी गैजेट्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब यूज़ हो रही है कि जिससे हम डाटा लेते हैं। जो सिंपलेस्ट फॉर्म इसकी जिसका जो मुझे आइडिया है, लेडी हेल्थ वर्कर्स यूज़ करती हैं अब। पहले ये नहीं था, अब उनके पास पूरा एक सिस्टम है जिससे वो जो भी उनको कम्युनिटी दी गई है उसका सारा हेल्थ स्टेटस उस पर रिकॉर्ड होता है, और जो उनका ये जो बेसिक हेड ऑफिस है वहाँ पे उसको शेयर करती हैं, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट होगा। LHW डायरी जो होती है जी, पहले तो सिर्फ डायरी थी, अब तो इनका पूरा बकायदा एक सिस्टम है, मोबाइल की तरह है, वो पूरा उसमें स्टोर करती हैं डाटा। यस मैम, वो गैदर करती हैं हेल्थ से रिलेटेड, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर के साथ, बिल्कुल। और मैम ये DHIS में आता है, ये सारा डाटा DHIS में आ जाता है, ये उसी के अंदर ही आता है, बिल्कुल, जो हमारा HMIS सिस्टम है ना सारा, जो डिस्ट्रिक्ट के साथ है, बिल्कुल। तो हम डोर टू डोर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं इसका। लेडी हेल्थ वर्कर्स का तो ये है ना, इनकी तो जॉब डिस्क्रिप्शन में ये है। ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट आपके पास मेंटेनेंस ऑफ पॉपुलेशंस हेल्थ। अगर आप असेसमेंट फेस करते हैं ठीक, तो इनडायरेक्टली आपकी जो पॉपुलेशन है उसकी हेल्थ आप मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा तब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि क्या इशू है और हेल्थ रिस्क क्या है। जब तक ये दोनों पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं तो हम ना ही किसी अवेयरनेस की बात कर सकते हैं कि हमें क्या अवेयरनेस देनी चाहिए, क्या इंटरवेंशन हमें प्लान करनी चाहिए। तो बेसिकली जब हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करते हैं पब्लिक हेल्थ में, उसमें ये जो फर्स्ट फेज है असेसमेंट, जिसमें अभी हम हेल्थ मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, यहीं से ये आपके पास रूट है, ये आपके पास मेन वो सेक्शन है कि जहाँ से आप अपनी सर्विस को जो, या जिसको आप कहते हैं कि पब्लिक हेल्थ की जो इंटरवेंशंस हैं, जो एप्लीकेशन है, वो आप यहाँ से यूज करना शुरू करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसी सेक्शन में आपके पास था असेसमेंट में डायग्नोज एंड इन्वेस्टिगेट, और उसमें साथ हमने मेंशन किया जी ब्रैकेट प्रायोरिटाइजेशन।
पॉइंट्स रीड करती हूँ मैं। नंबर 1, टाइमली आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ हेल्थ थ्रेट्स। जब आप मॉनिटरिंग करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली ये दोनों काम होते हैं, टाइमली आइडेंटिफिकेशन भी होती है, आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या पॉसिबल हेल्थ थ्रेट्स हो सकते हैं फॉर योर कम्युनिटी। अवेलेबिलिटी ऑफ डायग्नोस्टिक सर्विसेज इंक्लूडिंग लेबोरेटरी कैपेसिटी, इसमें आपको साथ ये भी देखना होता है कि कहाँ पे आपको लेबोरेटरी कैपेसिटी किस हद तक चाहिए होगी, डायग्नोस्टिक सर्विसेज किसी भी कम्युनिटी में किस हद तक अवेलेबल हैं। जब तक ये सर्विसेज अवेलेबल नहीं होंगी तो उसमें अगेन वही बात है कि जब आप वो अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, उसमें जो एक्सेसिबिलिटी का जो पार्ट है, जो 3 A's आप पढ़ते हैं ना पब्लिक हेल्थ में, आगे आएगा अभी ये आई गेस इसी सेक्शन में आएगा। तो उसमें जब हम डायग्नोज एंड इन्वेस्टिगेट की बात करते हैं तो उसमें कम्युनिटी को डायग्नोस्टिक सर्विसेज हमें देनी है, हम प्रोवाइड करेंगे, अवेलेबल करेंगे, अफोर्डेबल बनाएंगे, एक्सेसिबल बनाएंगे, तो ही जो आपकी कम्युनिटी है उसको यूटिलाइज करेगी। इन तीनों के बाद भी, यानी अगर आपने अवेलेबल किया है, यू मेड इट अफोर्डेबल, यू मेड इट एक्सेसिबल, फिर भी यूटिलाइजेशन रेट अगर लो है, ओके, यूटिलाइजेशन रेट इज अनदर थिंग, फिर भी यूटिलाइजेशन अगर कम है तो फिर आपको नेक्स्ट चाहिए, दोबारा से आप सर्वे करें, फिर दोबारा चेक करें कि क्या बैरियर्स हैं कि जिसकी वजह से लोग यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर, वैसे उसका लेक्चर अलग होगा। पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन सी हेल्थ फैसिलिटीज आती हैं? बेसिक यूनिट्स आती हैं, CHQ, DHQ, HQs and DHQs। जो बेसिक आता है और टर्शरी में आ जाता है। रूरल RHC DHQ होता है मैम, जो एक तालुका या एक गांव लेवल पे होता है, वो होता है कोई इसकी जो डिस्पेंसरी टाइप होती है। हाँ, वो ये बिल्कुल वो डिस्पेंसरी हो जाती है। बिल्कुल हाँ जी, वो बहुत स्मॉल यूनिट है। फिर अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने शायद कोई हेल्थ कमेटीज भी बनाई हुई है, सो वो वहाँ पे भी एक छोटा सा वो सिस्टम है, अभी वो बहुत ज्यादा फंक्शनल नहीं जगहों पे। फिर BHU है, हाँ, फिर BHU है जो कि एक पूरी यूनियन काउंसिल को कवर करता है। देन RHC है जो कि 2-3 यूनियन काउंसिल्स पे होता है। देन जो DHQ, ये सारे जो आपने बोले ये सब प्राइमरी में आता है, ये जो भी आपने बोले ना सब पॉइंट्स RHC तक, ये प्राइमरी में है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ प्राइमरी की बात कर रही हूँ यहाँ पे कि ये जब हम प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की बात करते हैं, इस पे अगर आपने चले अभी अगर इस कोर्स में ना सही, वैसे तो आपको आइडिया होगा कि इसकी यूटिलाइजेशन पाकिस्तान में बहुत लो है। गवर्नमेंट सेक्टर पे प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज की जो यूटिलाइजेशन है, दिस इज वेरी पुअर इन पाकिस्तान। उसके क्या रीजन है? बहुत सारी रीजन। मैम अवेयरनेस अबाउट व्हाट? कि मैम हमने इनको यूज करना है, यूटिलाइजेशन जो है बेसिक का मैम लोगों को पता ही नहीं कि हमने कहाँ जाके अपना से व्हेन डू वी हैव टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग दिस। ठीक है। तो एक मैं चले अगर मैं एक सिंपल BHU की बात कर लूँ, उसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो अच्छा खासा है, उसकी बिल्डिंग देखें, जो उसकी बाउंड्री है, उसमें साइंस जो अवेलेबल होते हैं, पता चलता है कि यहाँ पे एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, फिर भी लोग नहीं उसे करते यूटिलाइज। मैम अक्सर तो स्टाफ भी सीरियस नहीं होता ना वहाँ पे। जनरल परसेप्शन भी मैम है ना कि इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती हैं BHU। क्वालिटी ऑफ सर्विस होती है, क्वालिटी ऑफ सर्विस के इश्यूज आते हैं, अटेंडेंस अवेलेबल नहीं होते। हाँ, कुछ अब इसमें बेसिकली मैम क्या पता रीचेबल भी ना होते हैं उन लोगों के लिए। हाँ, ये मरियम का पॉइंट मैं कहना चाह रहा था। रिपीट करें मरियम। मैम क्या ये सर्विसेज कुछ लोग रीच भी नहीं कर सकते, दे आर बियॉन्ड देयर। हाँ, ज्योग्राफिकल इश्यूज होते हैं, ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं, टाइम का इशू होता है। एक पॉइंट ऐड करना है कि जो BHUs हैं ये डिफरेंट प्रोविंसेस में इनका स्टेटस डिफरेंट है। अगर हम देखें तो जो सिंध में है, दे आर स्टिल अंडर वर्किंग सेपरेटली एज अ कंपनी। जो बाकी सेक्टर्स में दे प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट, तो वहाँ से जब इनका चेन ऑफ कमांड डिफरेंट होती है तो वहाँ से इनका इम्पैक्ट नहीं कर सकता है। बलूचिस्तान के BHUs वर्किंग है और वहाँ पे एक्सेस का मसला नहीं है। दे हैव अ ह्यूज नेटवर्क, 142 और 177 अभी RHC भी शामिल हो गए एंड दे आर far flung in remote areas, but still they are providing a lot of opportunities to the people. जो मसला मैंने उनका जाके करेक्ट किया है, उनका हाईलाइट किया है,
मार्केटिंग एट के वो अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कम्युनिटी में मार्केट करें. They need to place the banners और social mobilizers के थ्रू अपनी एक्टिविटीज ज़्यादा enhance करें. तब इनका अवेयरनेस नहीं है मैम कि हमने यूज करना है. ठीक है, गुड, वेरी गुड. एक और DHUs भी दो तरह के होते हैं ना, एक 24/7 DHUs होते हैं, एक हमारे जो आप मॉर्निंग DHUs भी है. तो इनमें भी डिफरेंशिएट होता है. जैसे अगर हम मदर हेल्थ केयर की बात करें तो हमारे पास जो मॉर्निंग स्टेशंस हैं उनमें इवन अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी नहीं होता, लेकिन 24/7 अवेलेबल. इन एडिशन अब मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर होता है DHUs का जिससे एसोसिएटेड विद 24/7 DHU, और वो एक ही होता है. उसके साथ 3-4 मतलब डिपेंड करता है कितने DHUs आपके उसके साथ एसोसिएटेड है. वो रेफर करते हैं अपनी केसेस को, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको रेफर करते हैं फॉर द डिलीवरीज, और जरा सी कॉम्प्लिकेशन होता है देन दे अल्टीमेटली रेफर देम टू द DHQ और DHQ. बिल्कुल. अब देखिए यही पॉइंट्स है ना कि ये ग्रेजुअली ये सब चीजें ऐड ऑन हुई है ना, कि जब अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट जाता है बेसिक हेल्थ यूनिट में जाता है, ठीक है, या फॉर एग्जांपल RSC में जाता है और उसे वहां पे अगर कोई सर्विस अवेलेबल नहीं होती, उसे रेफर कर दिया जाता है आगे. उसके ख्याल में ये बेसिक जो भी प्रॉब्लम था उसकी केयर या उसका केयर वहां पे उसको अवेलेबल होना चाहिए था. रिपीटेडली जब इस तरह से होता है तो आपकी जो कम्युनिटी है उसका ट्रस्ट खत्म होता है, वो फिर उसी लेवल को बाईपास करना शुरू कर देते हैं. अब क्या है कि लोगों के जहन में ये है कि यहाँ पे या तो सर्विस होगी नहीं, और अगर होगी तो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी. ठीक, हालांकि देखा जाए तो ये जो प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज होती हैं इनका इसी तरह से काम है जिसका अभी मैं आपको असेसमेंट फेज में बता रही हूँ. ये रिकॉर्ड रखते हैं जो भी सारा डाटा होता है कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि वो रखना इनके लिए आसान होता है. जिस तरह अभी आपको यहाँ पे बता रहे थे कि यूनियन काउंसिल लेवल पे बेसिक हेल्थ यूनिट ऑपरेट करता है, उसके बाद फिर कितनी यूनियन काउंसिल होगी तो RHC होगा, विलेज लेवल पे क्या होगा. इस तरह से अगर आप डाटा कीपिंग को देखें तो ये कितना ईजी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोग इसे बाईपास करते हैं. लोग सेकेंडरी या समटाइम्स डायरेक्टली टर्शियरी केयर हेल्थ फैसिलिटीज को करते हैं अप्रोच, जिसकी वजह से हम डाटा नहीं स्टोर कर सकते. जो असेसमेंट फेज है हमारा नेशनल लेवल पे वो पुअर है, इसी वजह से प्लानिंग फेज पुअर है. ओके, तो यहाँ पे आपके पास असेसमेंट फेज यानी डायग्नोज एंड इन्वेस्टिगेट, ये करने के बाद फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं थर्ड पॉइंट, रिस्पॉन्स प्लान्स टू मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स. जब आप डायग्नोज और इन्वेस्टिगेट करते हैं, हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं और आपके सामने लिस्ट ऑफ इश्यूज आते हैं या आपके सामने डिफरेंट कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स आते हैं कि ये प्रॉब्लम है इस कम्युनिटी में, उसके बाद फिर आप उसमें नेक्स्ट प्लान करते हैं. यानी बेसिकली आप प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम है उसमें से किसको हमने सबसे पहले टारगेट करना है. और सबसे पहले टारगेट करने के लिए दो तरह से हम देखते हैं. नंबर 1 मैग्नीट्यूड, के नंबर वाइज वो इशू कितने लोगों को है, या सेकंड आपके पास समटाइम्स ये एक तरीका होता है कि हम उसमें सिविरिटी ऑफ इशू देखते हैं. सिविरिटी में बेसिकली हम इस तरह से चेक करते हैं जिस तरह आप एपिडेमियोलॉजी में केस फर्टिलिटी रेट्स देखते हैं, क्योंकि वो डिजीज है कि जिसका नंबर तो कम है नो डाउट, लेकिन सिविरिटी ज़्यादा है. और सिविरिटी में ये करने के लिए हम फर्टिलिटी रेट्स, केस फर्टिलिटी रेट्स देखते हैं. समटाइम्स हम कॉज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट्स देखते हैं. फिर हम यहाँ पे एक क्या कहना चाहिए सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ करते हैं एडजस्ट, कि हमें किस चीज़ को टारगेट करना है. उस डिजीज को कि जो मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा है लेकिन सवियर नहीं है, या वो डिजीज के जिसकी सिविरिटी ज़्यादा है और मैग्नीट्यूड नहीं है. क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके, Yes, ma'am. यही जो फेज है ये आपको फिर नेक्स्ट और आपको कैसे हेल्प करता है टू कॉम्बैट नेचुरल डिजास्टर्स. डेफिनेटली अगर एक एरिया है उसमें आपको आइडिया है कि ये इसमें ये डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर ये हो सकता है, तो उसमें आप किस तरह से पहले रिस्क मैनेजमेंट करते हैं वो भी आप असेसमेंट फेज के थ्रू करेंगे. सवियर वेदर इससे रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड आउटब्रेक्स आते हैं आपके डिफरेंट रीजन में, रीजनल आउटब्रेक्स होते हैं, बायोटेररिज्म, ये सब असेसमेंट फेज. मगर मैम क्या ये होता भी है जिस तरह लोकस्ट अब आया है, इट्स एन आउटब्रेक, मगर उससे पहले तो कोई Yes. प्रिपरेशन नहीं की गई इसकी. यही तो प्रॉब्लम है ना भी पाकिस्तान का. हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम वेट करते हैं कि कोई इशू या कोई आउटब्रेक या कोई डिजास्टर आए, उसके बाद फिर हम प्लानिंग करते हैं.
यानी अगर हम अपनी पॉलिसीज देखें तो हमारी पॉलिसीज ज्यादातर रिएक्टिव पॉलिसीज होती हैं, प्रोएक्टिव क्योंकि मैम पॉलिसी कीनिया से कम तो है। वो चल रहा है लोकस्ट, और अब वो आ रहा है, मतलब इतनी दूर से आ रहा है मैम, एक वेव आ चुकी है, सेकंड आ रही है, मगर फिर मैम हम उसी पे हैं। अब ड्रोन्स आएंगे, फिर हम करेंगे मैम, इतना ज्यादा फार्मर्स को इफेक्ट हो गया है। सो मैम आई डोंट बिल्कुल। अंडरस्टैंड कि अगर और उसके डेटा बाद प्रॉपर हो तो। बिल्कुल, और इसके बाद अगर हम कोई इंटरवेंशन करेंगे भी, अगर हम अप्लाई, तो उसका वो एडवांटेज नहीं होगा अगर हम उसे प्राइमोर्डियल लेवल पे कर लेते। मैम इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जी यहाँ जी पे जी बात हो रही है लोकस कंट्रोल की ना, द सेम हैपेंड विद कोरोना। जब आई हैव विद एनडीएमए, जब हम एनडीएमए के साथ हमने 4 फरवरी को स्टार्ट लिया, आई वर्क एट, जब हमने स्टार्ट किया तो एनडीएमए के पास हेल्थ से रेलिवेंट अगर कोई डिजास्टर आता है तो उनके पास तो डॉक्यूमेंट और देवर हमारे पे सारा बोझ डाला जा रहा था कि कभी एनआईएस ने हमें सपोर्ट नहीं किया। तो इट वाज कि बात मतलब भी आप सही है। के आप लोगों के मैंडेट है, तो यू शुड मेक अस सिट एंड वर्क। लिटरली आई स्पेंड 3 days at NDMA and developed whole contingency plan for this corona. तो इदारों की अपनी है कि अगर आपके मैंडेट में शामिल है तो इट्स देयर मैंडेट टू वर्क ऑन दिस थिंग। सेम विद द लोकस्ट, अब इसका भी कोई चुका है, NLCC आई गेस, नेशनल लोकस्ट कंट्रोल, एंड दे आर वर्किंग ऑन द सेम मैंडेट। अब जब वही आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जब कोई आता है पेंडेमिक, देन दे डेवलप अ कमेटी एंड एन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट वर्किंग ऑन। हाँ, हमारे हमेशा से ही रहा है, हमारा जो प्लानिंग फेज है वो रिएक्टिव पॉलिसीज पे काम करता है। इस पे बहुत लिटरेचर है इंटरनेट पे। प्रोएक्टिव पॉलिसी तो हमारी बेसिकली वही होती है कि जो इंटरनेशनली हमें कहा जाता है कि आपने करना है। फॉर एग्जांपल ये मैटरनल हेल्थ, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान में, दीज आर ऑल प्रोएक्टिव। ये प्रोएक्टिव ही रहेंगी क्योंकि मोर ओवर ये जो इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, स्पेशली रिलेटेड टू पोलियो, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं, दीज आर ऑल प्रोएक्टिव। ये इसलिए प्रोएक्टिव है कि इसमें एक डंडा है जो बाहर से है हमारे लिए, क्योंकि हम वहां से फंडिंग लेते हैं। बाकी जो हमारे लोकल इश्यूज हैं जिसपे इंटरनेशनल वर्ल्ड हमें कुछ नहीं कहता, उसमें पॉलिसीज हमारी सब रिएक्टिव हैं, प्रोएक्टिवली बिल्कुल नहीं मैम, काम करता। NIH में भी एन हैपरिन भी स्टैब्लिश है। तो एन हैपरिन बिल्कुल एक खोया हुआ इदारा है जिसको अब काफी अब कैपेसिटी बिल्ड की गई है ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक। पर बड़ा क्वेश्चन ओके। ऑन दिस पेंडेमिक प्रिपरेडनेस कि आपकी जो ये नजर आता है कि आपने पीछे क्या तैयारी की है। क्या किया था पहले, बस ये चीजें अगर हमारी ठीक हो जाए तो सिस्टम बहुत अच्छा रन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस ये चीजें ये कब से ही ऐसे हैं। आप अगर आर्टिकल्स रीड करें, 2005 के आर्टिकल्स में कुछ देख रही थी, उसमें भी वही इश्यूज हैं जो अब तक हैं, नो इम्प्रूवमेंट। यस मैम। ओके, तो जी फर्स्ट आपके पास पार्ट हो गया असेसमेंट। आपने असेसमेंट की, फॉर एग्जांपल आपको हमने जस्ट फॉर ए प्रोजेक्ट आपको एक कम्युनिटी हमने एलोकेट की, आप उसमें गए, सिंपल आपने डायग्नोज किया, इन्वेस्टिगेट किया, वहाँ पे थोड़ा सा मॉनिटर किया आपने हेल्थ को, और आपने आइडेंटिफाई किया जी कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है ये यहाँ पे एक बेसिक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, यानी वहाँ पे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं लोगों को कि जो इसकी वजह से इससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल एक ये रिस्क फैक्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये आइडेंटिफाई तो हो गया, असेसमेंट तो हो गई, डेटा भी आ गया आपके पास। इसका जब डेटा लिया होगा आपने BMI चेक किया होगा, जेंडर का क्वेश्चन आपने डेफिनेटली पूछा होगा, एज स्टेटस भी आपके सामने आ गया। ठीक है, ये सब करने के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज ये है जी कि अब ये जो इशू है इसको हम हमने सॉल्व कैसे करना है। एक तो ये तरीका हो सकता है ना कि हम इसको यहीं पे छोड़ दें, असेसमेंट हो गई, ठीक है, डेटा आ गया, बस ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ दें, लेकिन ये तो अनएथिकल है। कोई भी जो रिसर्च होती है उसमें कभी भी ऐसे नहीं होता कि आप कोई असेसमेंट करें, डेटा आए आपके पास और आप उसको फिर फर्दर आप उसमें कोई स्टेप ना लें। नेक्स्ट जो आपके पास है यहाँ पे वो मेरा पॉलिसी डेवलपमेंट। अब पॉलिसी डेवलपमेंट के लिए फर्दर एजुकेट एंड एम्पावर, इससे क्या मतलब होगा पॉसिबली? मैम आपकी आवाज कटी, आपने क्या कहा है?
जी मैं कह रही हूँ यहाँ पे पॉलिसी डेवलपमेंट फेज में आ गए ना अब हम। इसमें फर्स्ट सबसेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, लिखा हुआ इन्फॉर्म, एजुकेट एंड एम्पावर। मैम ऐसे सिंप्लीफाइड जी मैम ऐसे सिंप्लीफाइड लॉज बनाएं और ऐसे सिंप्लीफाइड डाटा बनाएं जो कि आम लोगों को समझ आ सके। और फिर आप उन 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 आप क्योंकि आपने अपनी रिसर्च को प्रूव कर दिया है, आपने कुछ रिजल्ट्स ले लिए हैं और आपकी रिसर्च ने ये डिसाइड कर दिया है कि ये जो लाइफस्टाइल है ये इस इशू के साथ रिलेटेड है, तो आप फिर उस लाइफस्टाइल उस अपनी रिसर्च के रिजल्ट को एडवोकेट करेंगे लोगों में। आप लोगों को समझाएंगे कि आप ये चीजें छोड़ दें, अदरवाइज आपको ये चीजें होने का खतरा हो सकता है। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। Yes, ma'am, because public health is about educating the community. और आपने बेसिकली तो प्रिवेंशन पे आना है ना, प्रिवेंशन बिफोर द डेवलपमेंट। तो आपने जो लोग हो चुके हैं डिजीज्ड हैं, आपने उन पे स्टडी कंडक्ट की है और आपने उस पॉपुलेशन पे आ गए हैं जिन पे डिजीज नहीं है और दे आर एट रिस्क, और आपने फिर उनको समझाना है कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप इनकी तरह डिजीज्ड हो जाएंगे, जिन पे हमने रिसर्च कंडक्ट किया है। तो आप उन्हें डराएंगे, आप डर का बिजनेस करेंगे। बेसिकली हमें उनके लेवल पे आके उनको एजुकेट करना है। अगर जो समझ नहीं पा रहे, जिनको ज़्यादा मतलब जो उस तरह के नहीं है, जो अनएजुकेटेड या इलिटरेट है, उनको उनके लेवल पे आके समझाना चाहिए कि ये चीज़ ये खतरा ये इससे ये है और इससे। और बाकी ये जो मैम आपकी स्लाइड में यही है कि किस तरह मार्केटिंग कर सकते हैं या किस तरह से हम उनको ये पैगाम पहुंचा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, तो वो इजी बेसिकली करने के लिए ये है। यस, ये वेरी करता है फ्रॉम कम्युनिटी टू कम्युनिटी, फ्रॉम पीपल टू पीपल। और मैम हर लेवल के लोगों के अपने तरीके होंगे एजुकेट करने के लिए भी, और उनके अपने इश्यूज भी होंगे एड्रेस करने के लिए। सबकी अपनी परसेप्शंस होंगी। मैम ये प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में नहीं आता मैम, सारा प्राइमरी लेवल ऑफ बिल्कुल हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल ये उसका पार्ट है। हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो मतलब अगर हम नाम इसका बदल दें तो ये एक तरह से प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। बिल्कुल यू आर राइट। तो अब देखें जब आप कोई जी बोले ये जो सारा इन्फॉर्म, एजुकेट एंड पावर, ये सारी बातें तो सारी ठीक कर रहे हैं मेरे कुलीग, लेकिन मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में इशू आ रहा है कि पॉलिसी डेवलपमेंट में हम डायरेक्ट इन्फॉर्म, एजुकेट एंड पावर पे चले गए हैं। पॉलिसी डेवलपमेंट जो है वो तो जहाँ से हमने रिसर्च खत्म की वहाँ से शुरू होना था, और कुछ और स्टेप्स हमने मेरा ख्याल में बीच में मिस किए हैं, वो ये मैं उससे लिंक नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा देखिए, मोस्टली क्या होता है कि जब भी हम कोई पॉलिसी डेवलप करते हैं, वो बेसिकली हम इसलिए डेवलप करते हैं ना कि हम उसे इम्प्लीमेंट करें, और इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हम सक्सेसफुल हो और वो जो भी हेल्थ इशू है वो रिजॉल्व हो। इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, किसी भी पॉलिसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जिनके लिए वो पॉलिसी डेवलप कर रहे हैं, जो आपके मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिन पे आपने इम्प्लीमेंट करनी है वो पॉलिसी, आप सबसे तब तक आप पॉलिसी उन पे इम्प्लीमेंट अगर करते भी हैं, जितना भी आप एक्सपेंडिचर करें, यू कैन नेवर बी सक्सेसफुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जैसे अभी तो चले आप लोगों के ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं, आप लोग जब अलशिफा अगर ज्वाइन करते हैं, रेगुलर क्लासेस होती हैं आपकी, वहाँ पे हम कोई भी पॉलिसी डेवलप कर दें आपसे रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, हम उसमें टाइमिंग्स एडजस्ट कर दें, कोई मे बी कोई ब्रेक टाइम उसमें हम कोई चेंज ले आए, उसकी कोई पॉलिसी डेवलप कर दें, या कोई और पॉलिसी डेवलप करें और नोटिस बोर्ड पे हम जस्ट मेंशन कर दें दैट यू हैव टू फॉलो इट। अब ये जो फॉलो करना है, ये एक तरह से क्या होगा जिसको हम कहते हैं बाय फोर्स। ये भी होता है समटाइम्स कि हम बाय फोर्स करवाएं, लेकिन बेहतर तरीका क्या है कि पहले हम आपको इन्फॉर्म करें, हम आपको बताएं कि इससे आपको एडवांटेज क्या होगा, ये हम पॉलिसी क्यों लेके आ रहे हैं। जब ये चीज मैम जो पोलियो की कैंपेन्स होती हैं तो पहले प्री कैंपेन्स होती हैं, उस एरिया को टारगेट करके हम बिल बोर्ड्स के थ्रू डिफरेंट अनाउंसमेंट्स, मस्जिद के थ्रू फिर हम कैंपेन्स रन करते हैं, जो डेट्स आती हैं और फिर जाके लोग वैक्सीनेट करते हैं, फिर पोस्ट
मैम लेकिन ये तो सारी जो चीजें है ना, ये तो स्ट्रेटजी का पार्ट है ना, तो पॉलिसी तो उससे पहले की बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं देखूँ ना, मेरा जो पर्सपेक्टिव माइंड में बना हुआ है पॉलिसी डेवलपमेंट का वो ये है कि जब हमारी रिसर्च आ जाती है सो वी एडवोकेट द एम्पावर्ड पीपल कि वो अपनी पॉलिसीज जो हैं वो उसमें इंटीग्रेट करें हेल्थ से रिलेटेड इस इशू को। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा इशू है जो उसको इंटीग्रेट करें, उसमें इंटीग्रेट का मतलब है कि जी उस लॉ में भी आए, उसमें उसके मुताबिक लॉज अमेंड हो, उसके मुताबिक उसकी लेजिस्लेशन, उसके बाद उसके इन्फोर्समेंट में भी चीजें, उसके बाद स्ट्रेटजीज जो हेल्थ की उसमें इंटीग्रेट हो ये चीज। फॉर एग्जांपल डिफरेंट चीज आ गई है, उसको किस लेवल पे टैकल करना है, फिर उसके बाद जाके जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में लेके आते हैं तो उसके लिए बजटिंग, उसके लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, वो सारी चीज आ गई। उसके बाद जब हम इसको इम्प्लीमेंटेशन में लेके थे देन